हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम देखने वाले हैं गणित कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.3 है नई वाली बुक में, इसके क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। जो क्वेश्चन 2 है इसके टोटल 5 हिस्से हैं। सारे हिस्सों को हम इसी वीडियो में देखेंगे और इससे पहले की वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले हिस्से से। तो यहाँ पर देखो, इस प्रश्न में पहले बोला क्या गया वो समझ लो। यहाँ पे बोला गया है कि जो भी समस्याएं यहाँ पे दी गई हैं इनके पहले रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं और फिर उनके हल अगर अस्तित्व में है तो विलोपन विधि से ज्ञात करने हैं। ठीक है, विधि कौन सी लगानी है? विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होती है मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी, फिर भी अगर किसी ने वो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखो, यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगी। पहले प्रश्न को समझो। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है पहले पार्ट में इसके, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। मतलब कोई भिन्न है, ठीक है, उसके अंश में अगर आप एक जोड़ रहे हो और हर में से एक घटा दे रहे हो तो भिन्न बराबर हो जाती है एक के। इसके बाद बोला गया है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। हमें बताना है कि वो भिन्न क्या है। ठीक है, भिन्न जानते हैं आप, अंश बटे हर होता है, यानी जो ऊपर होता है उसे अंश बोलते हैं, जो नीचे है उसे हर बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो इसका उत्तर होगा या हल होगा, इसका उत्तर 2 का पहला, ठीक, इसमें सबसे पहले क्योंकि भिन्न वाला सवाल है तो सबसे पहले हम अंश और हर को x और y मान लेते हैं। जो भी आपको भिन्न वाला सवाल मिलेगा सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आप अंश को x और हर को y मान लो। ठीक है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे माना अंश बराबर x, ठीक है, और हर बराबर y। ठीक है, तो देखो यार, जैसे ही आप इतना करते हो तो आपको भिन्न क्या होगी वो मिल जाएगा। ठीक है, देखो भिन्न जो होती है वो क्या होती है? भिन्न होती है अंश बटे हर, यानी कि जो अंश है वो हम ऊपर लिखते हैं, जो हर है वो नीचे लिखते हैं। ठीक है ना, अंश बटे हर भिन्न होती है। अब अंश कितना है? x है, हर कितना है? y है, ये भिन्न हो गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा था? प्रश्न कह रहा था कि जो ये भिन्न है ये एक में बदल जाएगी अगर हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें। ठीक है, तो देखो यार, अपनी भिन्न थी x/y। ठीक है, यही है अपनी भिन्न। इसमें अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें तो ये भिन्न बराबर हो जाती है एक के। फिर से देख लो एक बार कि हमने क्या किया भाई, अंश में एक जोड़ दिया और हर में से एक घटा दिया, बराबर किसके हो गई? एक के। ठीक है, तो ये हो गई इसकी पहली कंडीशन। यहाँ से पहली इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक, तो इसको जरा सॉल्व करो तो यहाँ हो जाएगा x+1 बराबर ये y-1 इधर जाएगा गुणा में, y-1 गुणा 1 होगा तो y-1 ही रहेगा। ठीक है, 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर ले आओ x, y को इधर लाओ, -y बराबर -1 इधर पहले से है। ठीक है ना, देखो ये वाला -1 इधर पहले से है, ये जो +1 है ये उधर जाएगा तो ये भी -1 में जाएगा। -1 -1 -2 हो गया, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे -2 लिख रहा हूँ, इसको बोल दे रहा हूँ समीकरण 1। ठीक है, तो समीकरण 1 आपको समझ में आ गई होगी कि हमने कैसे निकाल ली। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे केस में। दूसरे केस में क्या बोला गया था? देखो, यदि हम हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। मतलब जो भिन्न है ना अपने पास x/y, इसमें ये अंश है ये हर है। ठीक, इस बार क्या करना है? इस बार बस हर में एक जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं करना। अगर हम ऐसा कर दें तो भिन्न हो जाती है 1/2। ठीक है, ये पहला केस था, ये दूसरा केस है। ठीक, 2 चीज़ें बताई गई थी। तो इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 गुणा x कितना हो जाएगा? 2x बराबर y गुणा में 1 करोगे y रहेगा, 1 गुणा में 1 करोगे 1 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया 2x, y को इस तरफ लाओगे -y बराबर उधर कितना बचा हुआ है? 1 बचा हुआ है। ठीक है, ये हो गई अपनी समीकरण 2। ठीक, अब हमें इसको किससे करना है? विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि x का गुणांक या y का गुणांक, किसी एक का गुणांक एक जैसा बना लो। तो यहाँ पर देखो यार, -y है, ठीक है, यानी गुणांक यहाँ पे -1 है,
यहाँ पर भी y माइनस का यानी गुणा के 1 है माइनस का, ठीक। तो मतलब इनका तो पहले से ही बना हुआ है, ठीक। तो आप क्या करो, आप किसी भी समीकरण में से कोई सी भी घटा दो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है। 1 में से 2 घटा दी, जो 1 है मैंने यहाँ पे लिखा x माइनस वाई बराबर -2, और 2 घटानी है तो इसके नीचे लिखी मैंने 2x माइनस वाई बराबर कितना है 1, ठीक है। घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि हम जोड़ेंगे तो माइनस वाई कटेगा थोड़ी, लेकिन अगर घटाते हो तो नीचे वाला निशान बदल जाता है, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, y खत्म हो गया, मतलब y विलुप्त हो गया, y का विलोपन हो गया, इसीलिए इस मेथड को बोला जाता है विलोपन विधि, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस का 2x प्लस का 1x, ये x किसका है, प्लस का, निशान अलग अलग तो घटाओगे, 2x में से 1x गया, 1x बच गया माइनस का, बराबर -1 -2 कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। माइनस से माइनस काट सकते हो, यहाँ पे x बराबर कितना बच गया है, 3 बच गया, ठीक है। x बराबर कितना आ गया, 3। जैसे ही आपको x पता लगा, आप किसी भी समीकरण में x का मान 3 रख दो, y का मान मिल जाएगा, ठीक है। जैसे समीकरण जो है, ठीक है, पहला x माइनस वाई बराबर -2, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे उतार लिया। इसके बाद वाला स्टेप है ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे आप x की जगह 3 रख दो, x का मान कितना रख दिया, 3 माइनस वाई बराबर है -2, ठीक है। माइनस वाई यहीं रहने दो, -2 अपनी जगह रहने दो। ये जो 3 है ना प्लस का, इसके लेफ्ट में निशान देखा जाता है, ये उधर जाएगा माइनस में, ठीक। तो माइनस वाई बराबर निशान एक जैसे तो जोड़ोगे कितना हो जाएगा, -5, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। हमें x पता है, y पता है, लेकिन हमें x y थोड़ी निकालना था, हमें क्या निकालना था, हमें बताना था भिन्न क्या होगी, है ना। हमसे पूछा गया था भिन्न क्या होगी भाई, ये बताओ। और हमने शुरू में ही कह दिया था कि जो भिन्न होगी वो x बटे y होगी, ठीक है। शुरुआत में ही क्या था, अंश बटे हर, अंश कितना था x, हर कितना था y। अब मान रख दो यार x y का, क्योंकि हमें x y पता है ना। x कितना है 3, y कितना है 5, तो भिन्न कितनी हो गई, 3/5। ये था इसका पहला हिस्सा, बहुत ही प्यार से समझाया मैंने, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बट फिर भी कहीं भी कोई दिक्कत लगे जब भी, तो मुझे कमेंट में बता देना कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो जो इसका दूसरा सवाल है ये आयु के ऊपर है, ठीक है। तो आयु वाले सवाल भी आसान होते हैं, पिछली बार मैंने आपको बताया भी था कि आयु वाले जो भी सवाल होते हैं हम हमेशा शुरुआत वर्तमान आयु से करते हैं। लेकिन उससे पहले इस सवाल को समझ लेते हैं कि इसमें क्या पूछा गया, क्या बताया गया है। देखो यहाँ पे बोला गया 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, कितनी है मतलब वर्तमान में कितनी है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करते हैं कि एक की वर्तमान आयु को हम x वर्ष मान लेंगे, दूसरे की वर्तमान आयु को हम y वर्ष मान लेंगे। हमेशा आपको ऐसे ही शुरू करने हैं इस तरह के प्रश्न। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना, ठीक है, माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु, तो नूरी की वर्तमान आयु को x वर्ष मान लेते हैं। इसके अलावा कौन है, सोनू, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा माना सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद जो भी प्रश्न है उसके हिसाब से हम चलते हैं, यानी प्रश्नानुसार। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। देखो प्रश्न में सबसे पहले क्या बोला गया है, सबसे पहले बोला गया 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, यानी कि 5 साल पहले की कहानी में चलना अपने को। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे 5 वर्ष पूर्व, ठीक। तो 5 साल पहले क्या था कि जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 साल पहले अगर हम चलें तो हमें ये मिलता है कि जो नूरी की आयु है, या नूरी की आयु थी 5 साल पहले, नूरी की आयु ये बराबर थी 3 गुने के, किसके 3 गुने के, सोनू की आयु,
सोनू की आयु। अब आपको याद रखना है कि ये जो आयु लिखी गई है ये 5 साल पहले की है, क्योंकि यहाँ पे हमने हेडिंग डाली हुई है कि हम 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक, तो बस अब आप ये सोचो कि 5 साल पहले नूरी कितने साल की रही होगी। तो यहाँ पर देखो वर्तमान में, यानी कि अभी नूरी की उम्र क्या है, x वर्ष है। 5 साल पहले की बात कर रहे हैं तो x में से 5 माइनस कर दोगे। पहले की बात करी जाएगी तो माइनस करोगे, बाद की बात करी जाएगी तो प्लस करोगे। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया भी था कि ऐसा क्यों करते हैं। अगर मान लो वर्तमान में आप मान लो 20 साल के हो और आपसे कोई पूछे 5 साल पहले आप कितने के थे, तो आप उसे 15 बताते हो। तो 15 कैसे आता है, 5 को माइनस करके। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ। 3 गुणा में कौन है, सोनू की आयु। सोनू की आयु भी कौन सी लिखनी है हमें, 5 साल पहले वाली। सोनू अभी कितने साल का है, अभी सोनू है y साल का, तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा, y माइनस 5। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात हो गई। अब यहाँ पर इसको सोल्व कर लो यार, और क्या करना है यहाँ पे। तो x माइनस 5 बराबर 3 गुणा y 3y होता है, 3 गुणे माइनस 5 माइनस 15 होता है। एक्स वाई को एक तरफ शिफ्ट कर दो, यहाँ पे x 3y कहाँ आएगा, यहाँ पे माइनस में, बराबर उस तरफ माइनस 15 है, माइनस 5 उधर जाएगा प्लस 5 में, माइनस 15 प्लस 5 यानी माइनस का 10 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गई अपनी पहली समीकरण। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 10 वर्ष पश्चात, यानी अब 10 साल बाद की बात की जा रही है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेडिंग क्या डालेंगे, 10 वर्ष पश्चात। तो मैंने यहाँ पे लिखा 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 साल बाद। ठीक है, 10 साल बाद जो नूरी की आयु होगी, नूरी की आयु वो 2 गुनी होगी किसके, 10 साल बाद जो सोनू की आयु होगी उसके। ठीक है, अब यहां पर देखो नूरी अभी कितने साल की है, x साल की है। 10 साल बाद कितने की हो जाएगी, x प्लस 10। यहाँ पे कितना है, 2 गुणा में सोनू की आयु। सोनू अभी कितने साल का है, वर्तमान में y साल का है। ठीक है, 10 साल बाद y से 10 ज़्यादा हो जाएगा भाई, जितना भी है अभी उसमें 10 और जुड़ जाएगा, और क्या। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 गुणा में y 2y, 2 गुणा में 10 यानी कि 20। एक्स वाई को फिर से एक तरफ शिफ्ट करो, x 2y आया माइनस में, बराबर उधर 20 है, 10 जाएगा माइनस में, 20 माइनस 10 यानी 10। ये हो गई समीकरण 2। अब हमें विलोपन करना है, तो सीधा सीधा यार उसमें से ये वाली समीकरण घटा दोगे अगर, तो x में से x घट गया, खत्म हो जाएगा x का विलोपन हो जाना है। तो सीधा सीधा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे समीकरण 1 में से समीकरण 2 माइनस कर रहा हूँ। समीकरण 1 क्या है, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ठीक है, ये देखो ये समीकरण 1 थी। ठीक है, यहाँ से मैंने उतार लिया। इसके बाद इसमें से मुझे माइनस क्या करना है, समीकरण 2 को। तो जो भी समीकरण 2 है ये x माइनस 2y बराबर प्लस 10। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। माइनस करना है मतलब नीचे जो भी निशान है बदल दो। ठीक, तो x माइनस x 0 हो गया, x का विलोपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 3y प्लस का 2y। ठीक है, निशान अलग अलग है तो घटाएंगे, 3 में से 2 हो गया 1y, 3 में से घटाया तो ये माइनस का बचा रहेगा। यहाँ पे माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 20 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा 20। ठीक है, y बराबर कितना आया है, 20। अब हमें x भी निकालना है, किसी भी समीकरण में ये y का मान 20 रख दो। चलो अब ये 2 नज़र आ रही है, यहीं पर रख देते हैं। x माइनस 2y बराबर है 10, x माइनस 2y, y की जगह कितना रखना है, 20 बराबर कितना है, 10। तो x माइनस 20 दूनी कितना हो गया, 40 बराबर 10। तो x बराबर हो जाएगा 50, क्योंकि माइनस 40 जाएगा प्लस 40 में, 10 और 40 50। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे नूरी की वर्तमान आयु जो है, जो कि हमें बतानी थी, वर्तमान आयु
वो कितनी थी, x वर्ष थी, x कितना आया है 50, यानी वो 50 वर्ष की है। और सोनू की वर्तमान आयु कितनी मानी थी हमने, y वर्ष मानी थी। y कितना आया है, y आया है 20, तो ये 20 वर्ष है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके अगले हिस्से की। अब देखो जो इसका अगला हिस्सा है, इसमें बोला गया 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब 2 अंकों की कोई संख्या है, उनके अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको याद रखना है 2 अंकों की संख्या है। जैसे 2 अंकों की संख्या मैंने कुछ भी लिख दो आप, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया मान लो 72, तो ये 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, इस तरह से कुछ और लिख दो, मान लो 64, ये भी 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या का मतलब आप समझ गए। तो 2 अंकों की जो भी संख्या होती है उसमें एक ये अंक होता है इकाई का, दूसरा अंक होता है दहाई का। ठीक है, और इकाई और दहाई को जोड़ेंगे कुछ ना कुछ तो आएगा ही। जैसे यहाँ पे आ रहा है 6 जमा 4 10, तो इसके अंकों का योग है 10। यहाँ पे इसके अंकों का योग है 7 और 2 9। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे लिख दूं मैं 1 और 5 15, ये भी 2 अंकों की संख्या है, तो इसके अंकों का योग है 5 और 1 6। यही तो है। तो ऐसे ही मतलब 2 अंकों की जो संख्या है उसमें अंकों का योग जो है अपने प्रश्न में, ठीक है, अपने प्रश्न में अंकों का योग है 9, यानी इकाई का अंक और दहाई का अंक जोड़ा जाएगा तो मिलेगा 9। और उसी संख्या का 9 गुना करेंगे तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाएगा। कैसे करते हैं इस सवाल को, देखो जब भी आपको ऐसे, ठीक है, सवाल मिले अंकों वाले, ठीक है, 2 अंक की संख्या हो, तो आपको सबसे पहले इकाई का अंक मान लेना है कि चलो वो x हो गया, दहाई का अंक मान लेना है, चलो वो y हो गया। ठीक है, अगर 3 अंकों की होती तो हम सैकड़े का, ठीक है, कुछ और मान लेते, लेकिन अभी हमें क्योंकि 2 चर वाले ही पढ़ने हैं तो 2 अंकों की संख्या दी जाएगी। ठीक, तो मैंने यहाँ पे लिखा माना इकाई का अंक, ठीक है, माना इकाई का अंक बराबर हो गया है x, और इसी तरह से माना दहाई का अंक बराबर हो गया y। ठीक है, अगर हमें इकाई और दहाई का अंक पता है तो संख्या क्या होगी, ठीक है, उसके बाद ये जो स्टेप है ये सबसे मेन होता है कि अगर हमें इकाई और दहाई का अंक पता हो तो संख्या हम कैसे लिखते हैं। देखो आप संख्या को जिस तरह से लिखोगे कि जो इकाई का अंक है वो तो आप ऐसे ही लिख दो, इसमें जोड़ दो, जो दहाई का अंक है उसे 10 से गुणा करके लिखोगे, यानी 10 गुणा y। ठीक है, ये ठीक वैसे ही जैसे बचपन में आपने किया होगा, जैसे 56 होता है, तो 56 को जब आप विस्तृत रूप में लिखते हो तो यहाँ पे 6 तो ऐसे ही लिखते हो, प्लस जो ये 5 होता है इसको 10 से गुणा करते हो, 10 गुणा 5 है ना, 10 गुणा 5 50 हो गया, 6 जोड़ दिया 56 हो गया। ठीक, क्योंकि दहाई का अंक जो है, ठीक है ना, उसको हमें 10 से गुणा करनी पड़ेगी, इस तरह से लिखने में। ठीक, अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता होगा कि जैसे अगर मैं बोल दूं कि इकाई का अंक 1 है, दहाई का अंक 2 है, तो सीधा मैं 1 और 2 लिखता हूँ, संख्या बन जाती है। तो यहाँ पे इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो सीधा सीधा इकाई की जगह x और दहाई की जगह y क्यों नहीं लिखा। ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y और x को चिपका के लिखने का मतलब है y गुणा में x, तो यहाँ इनके बीच में गुणा हो जाती है। ठीक है ना, इसीलिए हमें इसको इस तरह से ही लिखना पड़ेगा। तो संख्या क्या हो गई, 10y जमा में x, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो यहाँ पे सबसे पहली बात कि भाई संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। ठीक, तो एक समीकरण तो यहाँ से मिल जाएगी, अंकों का योग कितना है 9, यानी x प्लस वाई 9 आ जाएगा। लेकिन उसको भी थोड़ी देर बाद में लिखेंगे, पहले जो संख्या के अंकों को पलटने से संख्या बन रही है उस पर ध्यान दो। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई नई संख्या। अब नई संख्या का क्या मतलब है, नई संख्या का मतलब है जो संख्या को पलटा जाता है तब जो नई संख्या बनती है। पलटने का मतलब समझ रहे हो, जैसे मेरे पास कोई संख्या हो 15, तो इसको पलटने से जो नई संख्या बनेगी वो क्या हो जाएगी, 5 पहले आ जाएगा, 1 बाद में चला जाएगा, 51। ऐसे अगर मेरे पास कोई संख्या हो, ठीक है, 69, तो इसको पलटोगे तो 9 पहले आ जाएगा और 6 बाद में, यानी 96 बन जाएगी। तो पलटने का मतलब है कि जो इकाई पे है वो दहाई पे चला जाएगा, जो दहाई पे था वो इकाई पे आ जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से यहाँ पर अगर हमें संख्या ये पता है
नई संख्या जो इसके अंकों को पलटने से बन रही है वो निकालनी है, तो जहां पे x है वहां y लिख दो, जहां पे y है वहां x लिख दो। यहाँ पे y था इसकी जगह x लिख दिया, यहाँ पे x था इसकी जगह y लिख दिया। ये संख्या के अंकों को पलट दिया हमने। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो यार, ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के हिसाब से। बहुत आसान होते हैं ये वाले प्रश्न। ठीक है, प्रश्न के हिसाब से देखो, प्रश्न में दो बातें बोली गई थी। पहली बात क्या है, दो अंकों की जो संख्या है इसके अंकों का योग 9 है। अंकों का योग मतलब इकाई का अंक और दहाई का अंक को जोड़ दो। ठीक है, तो इकाई का अंक कितना है x, दहाई का अंक कितना है y, दोनों को जोड़ दो, अंकों का योग कितना मिल जाएगा 9। ये हो गई पहली समीकरण। अच्छा, दूसरी समीकरण कैसे बनेगी? दूसरी समीकरण बनेगी जो यहाँ पे लिखा है इससे। इसमें क्या बोला गया है, जो संख्या है इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, क्या बोला गया है कि जो भी संख्या पहले थी इस संख्या का 9 गुना, मतलब इसको 9 से गुणा कर दो, ये बराबर है 2 गुने के। किसके 2 गुने के? जो पलटने से बनी है। जो पलटने से बनी है उसको मैंने नाम दिया है नई संख्या का। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखता पलटने से बनी संख्या बहुत टाइम लगता लिखने में, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया नई संख्या। फिर से समझो, संख्या का 9 गुना बराबर है जो पलटने से बनी, या जिसको मैं नई संख्या बोल रहा हूं, उसके 2 गुने के। ठीक, तो यहां से बस इनका मान रख दो। 9 गुणा में संख्या, संख्या क्या है भाई, यही संख्या क्या है 10y जमा x, यही तो है अपने पास। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 10y जमा x, ये बराबर है 2 गुने के। किसके 2 गुने के? नई संख्या के। नई संख्या क्या है 10x जमा y। इसको सोल्व करो, दूसरी समीकरण मिल जाएगी। तो यहाँ से 9 गुणा में 10 हो गया 90, y साथ में है। 9 गुणा में x हो गया 9x बराबर 2 गुणा में 10 हो गया 20 प्लस 2 गुणा में y हो गया 2y। x y को एक तरफ ले आते हैं, तो यहाँ पर देखो पहले x की बात करें अगर हम, ठीक है, 2 गुणा में 10 20, x भी रहेगा साथ में। ठीक है, तो x y को एक साथ लाते हैं, तो पहले x को लाते हैं। यहाँ पे देखो 9x पहले से है, 20 माइनस में आएगा, तो 9 माइनस 20 कितना बचेगा, माइनस का 11x। फिर 90y में से 2y जाएगा, तो 90 में से 2 कितना बचेगा 88y बराबर कितना बचेगा 0। जिसको नहीं समझ में आया तो देख लो, 9x देखो यहाँ पे पहले से था, 20x माइनस में आया होगा, तो 9 में से 20 घटाओगे कितना बचेगा माइनस का 11। ठीक, इसी तरह से 90 में से 2y घटाओगे 88y। इतना समझ में आ गया। ठीक, अब जरा देखो, अगर मैं इसको समीकरण देखूं तो यहाँ पर जो समीकरण है इसमें x है प्लस में y है बराबर 9 है। विलोपन विधि का इस्तेमाल करना है, तो या तो हम इस समीकरण को 11 से गुणा करें ताकि यहाँ पर भी 11x बन जाए। ठीक है, जब 11x बन जाएगा तब ये आराम से हो जाएगा। या फिर अगर मैं इसी समीकरण को 11 से भाग दे दूं तब भी यहाँ x बनेगा ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस समीकरण को, ठीक है, आसान रहेगा कि 11 से भाग करके लिख दो यार, सबको 11 से भाग कर दो हर तरफ। तो देखो 11 से 11 कट गया, यहाँ बचा -x। 11 × 8 88 होता है, 0/11 0 ही होता है। इसको बोल दो समीकरण 2। अब इससे क्या फायदा होगा, वहाँ पे x है, यहाँ पे -x है, जोड़ेंगे तो कट जाएगा। तो मैंने सीधा सीधा घटाना नहीं, यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 क्या है, ऊपर चला गया है, x जमा y बराबर 9। ठीक है, उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, x जमा y बराबर 9। समीकरण 2 क्या है, -x जमा 8y बराबर 0। जिसको इस बात में कन्फ्यूजन है कि इस बार घटाया नहीं है जोड़ा है, तो ऐसे समझ लो, घटाते हम इसलिए हैं ताकि निशान अलग अलग आ जाए और वो कट जाए, क्योंकि निशान बदलता है उसमें। लेकिन यहाँ पे तो पहले से ही ये प्लस का है, ये माइनस का है, निशान अलग अलग है, तो घटाना क्यों। ठीक है, सीधा सीधा जोड़ दो, तो ये कट गया। 8y और 1y 9y हो गया, 9 में 0 जोड़ा 9 आ गया। 9y बराबर 9 है, तो मतलब y बराबर 9/9 यानी 1 हो जाएगा। y बराबर 1 आया, y का मान किसी में भी रख दो। चलो x प्लस वाई बराबर 9 था, इसमें रख देते हैं। तो यहाँ से x y की जगह कितना रख दिया, y की जगह रख दिया 1 बराबर 9, तो x बराबर आ गया 8। ठीक है, अब अपनी संख्या
ठीक है। अब हमें तो अंकों में पता है ना, सिंपल नंबर में पता है तो इकाई दहाई साथ में भी लिख सकते हो, बट फिर भी मैं पूरा करके दिखाता हूँ। हमारी संख्या क्या थी, देखो 10y जमा एक्स। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अब तो आपको अंकों में पता है, बट फिर भी तरीके से चलें अगर हम, तो संख्या क्या थी 10y जमा एक्स। ठीक, तो यहाँ पे यहाँ लिख दिया मैंने 10 गुणा में y कितना है 1 है, जमा x कितना है 8 है। तो 10 एकम 10 में 8 जोड़ोगे 18, यानी संख्या क्या है, संख्या है 18। आप देखो जो अगला प्रश्न है ये भी काफ़ी आसान है, इसको जरा ध्यान से देखना। इसे बोला गया मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। मतलब मीना बैंक जाती है और मीना को टोटल 2000 रुपये निकालने हैं। ठीक है, मीना खजांची से क्या कहती है कि सिर्फ 50 और 100 वाले ही नोट देना। 50 और 100 वाले जो नोट्स हैं जब खजांची उसे देता है तो टोटल, ठीक है, कितने नोट मिलते हैं, 25 नोट मिलते हैं। ठीक है, 100 के कुछ नोट मिले होंगे, 50 के कुछ नोट मिले होंगे, सब मिला के 2000 रुपये उसे मिले हैं। हमें बताना है कि 50 रुपये के कितने नोट मिले हैं, 100 रुपये के कितने नोट मिले। तो बहुत आसान सा प्रश्न है ये। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे माना 50 रुपये, ठीक है, रुपये 50 के नोटों की संख्या। ठीक है, माना, ठीक है, 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर है x। तो मैंने क्या मान लिया कि भाई 50 रुपये के उसे x नोट मिले हैं तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या जो है वो y है। मतलब 100 रुपये के y नोट मिले हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न के हिसाब से, प्रश्न अनुसार। देखो भाई, यहाँ पर सबसे पहली बात तो हमें ये पता है कि जो मीना है उसके पास टोटल जो उसने पैसे निकाले हैं वो 2000 रुपये निकाले हैं। कितने रुपए निकाले हैं, 2000 रुपये। 2000 रुपये कैसे निकाले होंगे, एक नोट अगर 50 का है तो 50 गुणा 1 हो गया। 2 नोट अगर 50 के होंगे तो 50 दूनी 100 रुपये हो गए। 3 नोट अगर 50 के होंगे तो 50 गुणा 3, मतलब जो नोटों की संख्या है और कितने की है वो, कितने का है वो नोट, उससे गुणा कर दोगे तो रुपए बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 50 रुपये के कितने नोट निकाले x, तो 50 गुणा x रुपये हो गए। 100 रुपये के कितने नोट निकाले y, तो 100 गुणा y हो गए। इस तरह से टोटल रुपए उसके पास हो गए 2000। जिसको ये बात समझ में नहीं आई तो आप ऐसे समझो, जैसे सोचो अगर आपके पास 2 नोट हैं 50 के और 3 नोट हैं 100 के, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपके पास कितने रुपए हुए अगर आपको ये देखना है तो 50 के क्योंकि 2 नोट हैं तो 50 को 2 से गुणा कर दो, प्लस 100 के 3 नोट हैं तो 100 को 3 से गुणा कर दो। तो 50 दूनी 100, 100 रुपये यहाँ बन गए, 100 गुणा में 3, 300। ठीक है, तो 300 और ये 100 यानी 400 रुपये होंगे। एग्जाम्पल दिया मैंने एक सिंपल सा, कि मतलब जितने नोट हैं और जिस चीज़ के नोट हैं, तो 100 रुपये के अगर 3 नोट है तो 100 को 3 से गुणा करोगे। यहाँ पे 100 रुपये के y नोट हैं तो 100 को y से गुणा कर दिया। इस तरह से जैसे 50 के 2 नोट होते तो 50 को 2 से गुणा करते, लेकिन यहाँ पे 50 के 2 नहीं बल्कि x नोट हैं तो 50 को x से गुणा किया। सेम लॉजिक है। ठीक है, लॉजिक समझाने के लिए मैंने वो एग्जांपल दिया था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हो गया। देखो यार, ये सारा 50 से डिवाइड हो जाएगा तो अच्छा रहेगा कि मैं 50 से डिवाइड कर दूं ताकि समीकरण जो इतनी भारी भरकम दिख रही है, ठीक है, वो थोड़ी हल्की फुल्की दिखे ताकि हमें डर ना लगे देख के। तो 50 से 50 गया, यहाँ बचा x प्लस 50 दूनी 100 होता है, सीधा सीधा लिख देता हूँ 2y, क्या काटा पीटी करनी। ठीक है, देखो 1 0 से 1 0 जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20 यानी 40 बच जाएगा। ठीक है, ये हो गई अपनी पहली समीकरण। ठीक, अच्छा, इसके बाद एक बात और हमें पता है कि कुल नोट उसे 25 मिले थे। सवाल में क्या बोला गया था, कुल नोट उसे कितने मिले हैं, 25। मतलब x रुपये, 50 रुपये के जो नोट थे x थे, 100 रुपये के जो नोट थे वो y थे। जैसे 50 के 2 नोट होते और 100 रुपये के भी उदाहरण में कितना लेता, 3 नोट, तो 2 और 3 5 नोट होते ना। तो वैसे ही
यहाँ पे टोटल नोट 5 नहीं है बल्कि कितने हैं, x प्लस वाई हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई 50 रुपये के x नोट हैं, 100 रुपये के y नोट हैं, दोनों नोटों की संख्या मिला के 25 है। यही तो बोला गया था, ठीक है। ये हो गई अपनी समीकरण 2। तो यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है x x, ठीक है। तो x काटना है तो सीधा सीधा क्या करो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 माइनस कर दो, ठीक है। तो माइनस करना है 2 को तो इसका निशान बदलना पड़ेगा भाई। तो x x कट गया, 2y में से 1y गया, y बचा, 40 में से 25 गया, 15 बचा। तो y का मान आ गया 15। अब y का मान 15 आपको पता है, y किसी में भी रख दो। चलो मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में हाइड्रोजन रखने पर समीकरण 1 उतारो, x प्लस 2y बराबर आ गया 40। y का मान है 15, तो x प्लस 2 गुणा में y यानी 15 बराबर है 40। तो यहाँ से x प्लस 15 दूनी 30 बराबर है 40। तो x बराबर 40 माइनस 30 यानी 10, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेना रुपए 50 के नोटों की संख्या, ठीक है, नोटों की संख्या, ठीक है। 50 के नोटों की संख्या कितनी थी, x, और x का मान कितना आया है 10, यानी 50 रुपए के 10 नोट निकाले हैं। और रुपए 100 के नोटों की संख्या कितनी थी, y 15 आया है, ठीक है। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, 50 रुपए के 10 नोट हैं, 100 रुपए के 15 नोट है, दोनों मिला के 15 और 10 25 नोट हो गए, ठीक है। 50 रुपए के 10 नोट है तो 50 गुणा में 10 500 रुपए ये हो गए। 15 रुपए के मतलब 15 नोट 100 रुपए के तो 100 गुणा 15 1500 ये हो गए, ठीक है। 1500 और 500 2000, ठीक है। तो मतलब आप ऐसे चेक कर सकते हो। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो जो अगला प्रश्न है इसमें बोला गया किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो कहानी में क्या है कि जितने भी दिन आप किताब रखोगे उसमें से जो पहले 3 दिन होंगे उनका किराया फिक्स रहेगा, उसके बाद हर एक दिन का किराया, ठीक है, देना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए लिखेंगे माना प्रथम, ठीक है, माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, ठीक है। नियत किराया मतलब फिक्स है जो, वो बराबर है x रुपए, ठीक है। कि मान लिया भाई 3 दिन अगर किताब रखोगे तो x रुपए देने पड़ेंगे, फिक्स है, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त, अभी मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। अतिरिक्त दिन का किराया बराबर है y रुपए, ठीक है। इससे पहले कि मैं प्रश्न में आगे बढ़ूँ आप समझ लो। जैसे मान लो कि कोई 5 दिन तक किताब रखे अगर, तो इन 5 दिनों को इस हिसाब से बांटा जाएगा कि 3 दिन अलग कर दो पहले, तो भैया प्रथम 3 दिन का किराया फिक्स है, ये 3 दिन अलग कर दो। इसके बाद जो बचेंगे वो 2 दिन अलग कर दो, ठीक है। ये जो 3 दिन का किराया होगा ये फिक्स है, x रुपए ही लिया जाएगा, दिन के हिसाब से नहीं कि एक एक दिन के, तीनों दिन का एक साथ x रुपए ही लिया जाएगा, प्लस ये 2 दिन का किराया अलग लिया जाएगा। तो अगर फिक्स किराया x रुपए है तो x लिया जाएगा, और उसके बाद अतिरिक्त जो दिन बच रहे हैं 3 दिन के बाद जो दिन बच रहे हैं उनको बोला जाता है अतिरिक्त दिन। तो यहाँ पे जो अतिरिक्त दिन है इसमें प्रत्येक दिन का किराया हमने y रुपए मान लिया है, तो 2 दिन के लिए 2y देना पड़ेगा, इस तरह से,
ठीक है। अब इसी तरह से समझो, अगर कोई 5 दिन नहीं रखता किताब, बल्कि अगर कोई मान लो 20 दिन रख लेता किताब, मैं किसी उदाहरण दे रहा हूँ, कोई अगर 20 दिन किताब रखेगा तो पहले 3 दिन का किराया अभी भी वही रहेगा फिक्स। तो पहले 3 दिनों का किराया मैंने कितना माना है, ठीक है, शायद ऊपर चला गया होगा, दिख नहीं रहा होगा। अब देखो, तो पहले 3 दिनों का किराया x ही रहना है, तो यानी ये रहेगा x रुपए प्लस, अच्छा 3 दिन 20 में से निकल गए तो अतिरिक्त दिन कितने बचे, 17 दिन। तो यहाँ पे 17 दिन का y नहीं है, हर एक दिन का y है। यहाँ पे याद रखना प्रत्येक अतिरिक्त दिन का y है, यानी 17 दिन का 17 y होगा। ठीक है, इस तरह से कहानी चल रही है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोला गया भाई, प्रश्न में बोला गया है कि सबसे पहले कौन रखता है, सरिता। सरिता 7 दिनों तक वो किताब रखती है और उसे रखने के लिए 27 रुपए देने पड़ते हैं। तो 7 दिनों में क्या होगा, पहले 3 दिन का किराया तो हो जाएगा x रुपए, तो 7 दिन में से 3 दिन निकाल दो, कितने दिन बचे, 4 दिन। 4 दिन का हर एक दिन का y लग रहा है तो 4y, और ऐसे उसे कितने रुपए देने पड़े, 27। इसके बाद किसकी बारी आती है, सुसी। सुसी 5 दिन तक किताब रखती है, तो 5 दिन में से 3 दिन तक निकाल दो, पहले 3 दिन का किराया सुसी को x रुपए देना होगा। तो 5 में से 3 दिन निकल गए, कितने दिन बचे, 2 दिन बचे। उन 2 दिन का y के हिसाब से, तो 1 दिन का y तो 2 दिन का 2y, और ऐसे कितने रुपए लगे, 21। ठीक है, हो सकता है किसी के दिमाग में ना आया वो भी तो समझ लो। 7 दिन को हम कैसे बांटेंगे, 3 दिन इधर 4 दिन इधर, तो 3 दिन का फिक्स है कि x रुपए ही लगेगा, लेकिन उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का y लगेगा, तो यानी 4 दिन का 4y, तो x प्लस 4y, और ऐसे मिला के टोटल आया है 27 रुपए। इसी तरह से नीचे जो है ये 5 दिन का किराया है, तो 5 दिन को कैसे बांटोगे, 3 दिन का फिक्स है, 3 निकाल दो 5 में से, 2 दिन बच गए। ठीक है, तो जो 3 दिन है उनका तो x ही लगेगा, 3x नहीं लगना है, वो फिक्स है कि x ही लगेगा। लेकिन यहाँ पे प्रत्येक दिन का y है तो 2 दिन का 2y, तो x प्लस 2y ऐसे लगा है 21 रुपये। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गई समीकरण 1, ये हो गई समीकरण 2। सीधा सीधा क्या करो यार, x से x कट ही जाएगा, घटा दें तो सीधा सीधा समीकरण 1 में से 2 माइनस कर दो। ठीक है, माइनस करने का मतलब क्या है, इसके निशान बदल दोगे यार। x से x गया, 4 में से 2y, 2y बचा, 21 27 में से 21 गया, 6 बचा, तो 2y बराबर 6, तो y बराबर 3। y बराबर 3 आ गया, x निकालना है। कोई भी समीकरण उतारो उसमें पुट कर दो, जैसे मैंने ऊपर वाली समीकरण 1 उतारी, x जमा 4y बराबर 27, तो x प्लस 4y की जगह 3 बराबर 27, तो x प्लस 4 3 12 बराबर 27, 12 गया माइनस में, 27 में से 12 जाएगा, 15 बचेगा। ठीक है, तो मतलब जो नियत किराया आप इसके आगे लिख लेना। ठीक है, पहले 3 दिनों का जो नियत किराया जो x था वो है 15 रुपए। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया है वो y था, y कितना आया है, 3 रुपए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्नावली समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।